फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखेंगे, इसी आशा के साथ आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वीकली करंट अफेयर के ऊपर। ठीक, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका रुद्रेंद्र टंडन, बी ऑप्शन है इसका अशोक लवासा, सी ऑप्शन है इसका विधु पी नायर, डी ऑप्शन है इसका विक्रम दुर्गेस्वामी। तो इसका सही आंसर है रुद्रेंद्र टंडन। ठीक, ये है रुद्रेंद्र टंडन जी, इन्हीं को जो है अफगानिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक, फिर इसके बाद ऑप्शन आपका बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन अशोक लवासा जी। अशोक लवासा जी भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं और इन्हें जो है अभी अभी हाल ही में एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक, सी ऑप्शन देखिए विधु पी नायर। विधु पी नायर जी को जो है तुर्कमेनिस्तान का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। फिर डी ऑप्शन देखिए विक्रम दुर्गेस्वामी। विक्रम दुर्गेस्वामी जी को जो है बांग्लादेश का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ए ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है इसका हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन इसका छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को में जो है भारत का प्रथम राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो है शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि कोरोना वायरस की पैंडेमिक के समय जो है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी लोक अदालतें नहीं चल रही थी, जिससे बहुत सारे केस क्या हो रहे थे, पेंडिंग हो जा रहे थे। तो छत्तीसगढ़ सरकार और वहाँ के जो हाईकोर्ट ने फैसला किया कि ई लोक अदालतों की स्थापना की जाए। ठीक, फिर यहाँ पे बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं भूपेश सिंह बघेल जी और छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की बात आई तो छत्तीसगढ़ में एक और स्कीम चलाई जा रही है जो कि इसी हफ्ते शुरू की गई है, वो है गोधन न्याय योजना स्कीम। क्या है? गोधन न्याय योजना स्कीम। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 2 रुपये किलो के हिसाब से किसानों से क्या किया जाएगी, गोबर को खरीदा जाएगा। ठीक, ताकि उनकी जो है आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और उनको जो है पशुपालन के लिए क्या किया जा सके, प्रेरित किया जा सके। ठीक, तो यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसी हफ्ते एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है रोको टोको अभियान। ठीक, क्या है? जिसका नाम है रोको टोको अभियान है। ठीक, तो रोको टोको अभियान के अंतर्गत क्या किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बिना मास्क के निकलता है तो अगर कोई व्यक्ति उसको देखता है, दूसरा व्यक्ति उसको देखता है, तो वो उसको क्या करेगा, रोकेगा, उसको टोकेगा मास्क लगाने के लिए। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक, तो इसका ऑप्शंस देखिए, ए ऑप्शन है ब्रेटली, बी ऑप्शन है माइकल जेडनिक। ठीक, यहाँ पे माइकल होगा, और सी ऑप्शन है अशोक कुमार, डी ऑप्शन है इसका हेमंत अमीन। तो इसका सही आंसर है ब्रेटली। ब्रेटली को वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स कंपनी स्पोर्ट्स अड्डा का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक, फिर यहाँ पे माइकल जेडनिक आप देख रहे होंगे, तो माइकल जेडनिक ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बड़े फुटबॉलर हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बड़े एक फुटबॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर यहाँ पे सी ऑप्शन आप देख रहे होंगे अशोक कुमार। तो अशोक कुमार हॉकी के एक बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। ठीक, तो हॉकी के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं जिनको हाल ही में क्या किया गया है, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अशोक कुमार जी को। ठीक, फिर इसके बाद एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे हेमंत अमीन का। ठीक, हेमंत अमीन जी को क्या है, हाल ही में बीसीसीआई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जब राहुल जौहरी जी ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 15 जुलाई, बी ऑप्शन है 16 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 15 जुलाई को। ठीक, 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भारत में कौन कौन सी स्कीम्स शुरू की गई हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए? तो यहाँ पे भारत में जो है सर्वप्रथम आपका जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत किया गया है। फिर इसके बाद आपका राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना या नेशनल अप्रेंटिसशिप
प्रमोशन स्कीम की जो है शुरुआत की गई, जिसे नेप्स नाम से भी हम जानते हैं, NAPS के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो है एक स्कीम जो शुरू की गई है जन शिक्षा संस्थान, या जिसे JSS के नाम से हम जानते हैं। फिर अगली जो स्कीम है वो ITI की किस तरह से क्षमता को डेवलप किया जाए, इसके लिए एक स्कीम जो है ये शुरू की गई है, और इसमें एक जो है फेलोशिप भी दी जाती है। स्किल डेवलपमेंट अगर कोई करता है तो उसको एक फेलोशिप दी जाती है, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम, या ठीक, या इसे कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम भी इसे कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑप्शन बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 16 जुलाई, तो 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे या विश्व सर्प दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शुद्ध किस IIT द्वारा विकसित एक UV सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है। ठीक, तो इसके ऑप्शंस आइए देखते हैं। ए है ऑप्शन IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT बॉम्बे, सी ऑप्शन है IIT कानपुर, डी ऑप्शन है IIT दिल्ली। ठीक, तो इसका सही आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर के द्वारा हाल ही में अभी शुद्ध नाम का एक जो है UV सैनिटाइजर, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, पानी की भी बचत होगी, क्योंकि उसमें पानी का क्या होगा, वाटर का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे आप अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। IIT मद्रास को हाल ही में NIRF की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो स्कीम लॉन्च हुई थी, उसमें सबसे पहले नंबर पे भारत का इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। लेकिन अगर QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए, तो उसमें IIT बॉम्बे जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में जियो ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने का निवेश करने की घोषणा की। हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने का निवेश करने की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शंस आइए देखते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 75,000 करोड़, बी ऑप्शन है 30,000 करोड़, सी ऑप्शन है 42,000 करोड़, डी ऑप्शन है 730 करोड़। तो इसका सही आंसर है, तो गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है वो 30,000 करोड़ रुपए की जो है निवेश करने की घोषणा की है। ठीक, जियो की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका 4G या 5G की टेक्नोलॉजी किस तरह से जियो लाने वाला है। ठीक, जैसे कि आपको मालूम है कि 5G की टेक्नोलॉजी पे अभी काफ़ी बहस चली थी, क्योंकि जो मेन लीडिंग कंपनीज हैं वो चाइना की कंपनीज है, जैसे हुआई हो गई और ZTE, ये दोनों क्या एक तरह से चाइनीज़ कंपनी है, और इनको जो है इंडिया ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है 5G की लॉन्चिंग को लेके, क्योंकि अमेरिका ने भी ये जो हुआई और ZTE को है वो बैन कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे भारत में रिलायंस जियो ने फैसला लिया है कि भारत में रिलायंस जियो जो है 5G टेक्नोलॉजी को लाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका 75,000 करोड़ दिख रहा होगा, तो ये 75,000 करोड़ जो है वो गूगल द्वारा भारत में अगले 3 से 5 वर्षों के बीच जो है निवेश किया जाएगा। ठीक, फिर ये 42,000 करोड़ जो आप देख रहे हैं, ये फेसबुक द्वारा पहले ही जियो में क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पे आप 730 करोड़ देख रहे हैं, तो 730 करोड़ जो रुपए है वो क्वालकॉम वेंचर्स के द्वारा, क्वालकॉम आप जानते हैं कि एक प्रोसेसर बनाने की कंपनीज होती हैं, जो कि मोबाइल के जो स्नैपड्रैगन ये सब जो प्रोसेसर हो गए वो क्वालकॉम द्वारा बनाए जाते हैं, और क्वालकॉम वेंचर्स ने क्या किया है, रिलायंस जियो में क्या किया है, 730 करोड़ का निवेश किया है। ठीक, और जिसके बाद जो है क्वालकॉम वेंचर्स की जियो प्लेटफॉर्म्स में जो हिस्सेदारी है वो 0.15% की हो गई है। ठीक, फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जानने वाली है कि रिलायंस जो है भारत की सबसे पहली कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है, और रिलायंस का टोटल मार्केट कैप जो है वो 12 लाख करोड़, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है रिलायंस का। ठीक, या जियो का हम कह सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को सबसे बड़े कैमरा
ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत को हाल ही में क्या किया गया है, सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण, मतलब कि कैमरे के ट्रैप द्वारा सबसे ज़्यादा वन्यजीव के सर्वेक्षण का क्या किया गया है, सबसे ज़्यादा वन्यजीव सर्वेक्षण किया है भारत ने, इसलिए उसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया गया है। ठीक, आप जैसे कि जानते हैं कि 2018 में ही भारत में बाघों की जनगणना की गई थी। तो 2018 में जब बाघों की जनगणना की गई थी तो उसमें भारत में क्या थे, सबसे ज़्यादा बाघ हैं। ठीक, तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ 2967 बाघ हैं भारत में, यानी कि 2967 टाइगर्स हैं इंडिया में। और जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर टाइगर्स की बात की जाए तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स है। फिर उसके बाद कर्नाटक राज्य में आपका दूसरे स्थान पे पड़ता है कर्नाटक राज्य, जो टाइगर की संख्या के मामले में। ठीक, तो इस सर्वेक्षण में क्या किया गया, तो इस सर्वेक्षण के दौरान कैमरा ट्रैप्स यानी कि मोशन सेंसर के साथ लगे हुए बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण जो किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर देते थे, यानी कि उसमें एक ऐसा सेंसर लगा था कि अगर उसके पास से कोई भी जानवर गुजरता तो वो क्या कर देता, उसको कैप्चर कर लेता था। ठीक, को विभिन्न 141 क्षेत्रों में क्या किया, 141 क्षेत्रों में 26,838 स्थानों पर क्या किया गया था, इस कैमरा ट्रैप को स्थापित किया गया था। ठीक, अब विगत वर्षों की अगर पिछली जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो देश में बाघों की कुल संख्या 2,967 थी। इस प्रकार भारत में विश्व के लगभग 75% बाघ निवास करते हैं, यानी कि 75% टाइगर्स जो है भारत में निवास करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे किस तरह से फिगर इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि एक तरह से इसका जो है ग्राफ जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक, और ये क्या है, ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सबसे उच्च पायदान का क्या है, पारिस्थितिकी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च उपभोक्ता या की स्टोन स्पीसीज में आते हैं टाइगर्स। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ कितने % के संकुचन का अनुमान लगाया। संकुचन मतलब एक तरह से कि कम होने का अनुमान लगाया है, कितने % कम हो जाएगी भारत की जीडीपी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना वायरस की पेंडेमिक की स्थिति है, तो इसलिए क्या होगी, जीडीपी, रोजगार क्या हो रहा है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं, तो इससे इकोनॉमी क्या हो रही है, एक तरह से प्रेशर में आ गई है, जिससे जीडीपी क्या हो रही है, जीडीपी जो है वो संकुचित हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन आइए देखिए, ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका 4.5%, बी ऑप्शन है आपका 2.5% 2.5%, सी ऑप्शन है आपका 3.5%, डी ऑप्शन है आपका 1.5%। ठीक, तो इसका सही आंसर है 4.5%। तो फिक्की ने हाल ही में सर्वेक्षण किया था, तो उसने बताया कि जीडीपी भारत की जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है भारत की वो 4.5% जो है वो संकुचित हो जाएगी। अब फिक्की की बात आई, फिक्की का फुल फॉर्म आप जानिए। ठीक, FICCI का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, ये भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट औद्योगिक संस्था है। ठीक, ये क्या है, भारत की सबसे पुरानी औद्योगिक संस्था है। ठीक, एक तरह से औद्योगिक संगठन है। ठीक, फिर यहाँ पे ये जो बना था, ये जो है महात्मा गांधी जी के कहने पे बना था, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि भारत के सभी जो उद्योगपति हैं वो क्या हो जाए, एक संगठित हो जाए, ताकि वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सके। ठीक, 1927 यानी कि 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन या ठाकुर दास के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आइए देख, हाल ही में लैसेंट पत्रिका
द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अपने उच्चतर स्तर तक किस वर्ष में पहुंचेगी। ठीक, तो लैंसेट नाम की एक पत्रिका हर वर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है जनसंख्या को लेकर। 11 जुलाई जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, उसी पर क्या करती है, लैंसेट नाम की एक पत्रिका है जो कि हर वर्ष क्या करती है, रिपोर्ट अपनी जो है जनसंख्या या पॉपुलेशन पे जारी करती है। ठीक, तो अब की बार की भी जारी की गई। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की जनसंख्या अपने उच्चतर स्तर पर किस वर्ष में पहुंचेगी। तो ए ऑप्शन है इसका 2048, बी ऑप्शन है इसका 2100, सी ऑप्शन है इसका 2064, डी ऑप्शन इसका 2040। तो इसका सही आंसर है 2048, यानी कि 2048 तक भारत की जो पॉपुलेशन है वो जो है वो अपने उच्चतर स्तर तक पहुंच जाएगी। ठीक, 2048 तक भारत की जो पूरी पॉपुलेशन है इस रिपोर्ट के अनुसार वो 1.61 अरब हो जाएगी, मतलब कि 1.61 बिलियन की पॉपुलेशन हो जाएगी भारत की। ठीक, और यहाँ पे आपको और एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे आइए एक कुछ फैक्ट पे हम देख लेते हैं जो कि लैंसेट पत्रिका में लिखी गई है। तो उस पर हम देखिए, तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि जो 2100 तक यानी कि 2100 तक, ठीक, 2100 तक जो है भारत में जो है कामकाजी जो जनसंख्या है वो क्या होगी, वो सर्वाधिक होगी, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। और 2100 से जो है वो एक तरह से पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, भारत की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी। क्या होगी, भारत की पॉपुलेशन घटना शुरू होगी। और सर्वाधिक जो 5 देशों की जनसंख्या है, सर्वाधिक जो 5 देशों की जनसंख्या है, भारत, चीन, नाइजीरिया, अमेरिका, पाकिस्तान, वो जो है वो उनकी भी जो है जनसंख्या जो है पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद और एक फैक्ट है इसमें जो है, रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2040 तक यानी कि 2040 तक जो है 2040 तक जो है तीव्र गिरावट रहेगी, यानी कि जो आपका प्रजनन दर रहेगा यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो रहेगी, TFR जो रहेगा आपका 2040 तक, वो बहुत ही तेज़ी के साथ क्या होगा, गिरेगा। ठीक, और 2011 में जो है भारत का जो TFR था वो 2.4 था। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत का जो TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट था जो है वो 2.4 था। ठीक, जो कि 2018 में घटकर क्या हो गया है, 2.2 हो गया है। ठीक, याद रखिएगा भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 हो गया है। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, होप मार्स मिशन किस देश का पहला अंतर्ग्रही मिशन है। ठीक, तो इसके ऑप्शंस आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है इसका UAE, बी ऑप्शन है इसका USA, सी ऑप्शन है इसका UK, डी ऑप्शन है इसका कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है UAE, मतलब यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक, यानी कि जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, दुबई के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या किया है, ये जो है अपना जो है पहला अंतर्ग्रही मतलब कि दूसरे ग्रह पर करने वाला जो है मिशन भेजेगा। ठीक, जिसका क्या नाम है, होप मार्स मिशन। ठीक, क्या नाम है, होप मार्स मिशन नाम है इसका, जो कि 20 जुलाई 2020 को लॉन्च होगा। और यहाँ पे आपको टाइम भी दिया है, UAE का टाइम जो है दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये दुबई का पहला एक तरह से अंतर्ग्रही मिशन है। ठीक, UAE का। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर के फैक्ट हैं, उसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला वन लाइनर क्या फैक्ट क्या है, प्रज्ञाता दिशा निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल शिक्षा पर जारी किया गया है। ठीक, या जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का पेंडेमिक का समय चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित हुई है तो वो है एजुकेशन। ठीक, तो एजुकेशन में भारत में 240 मिलियन लगभग बच्चे क्या कर नहीं पा रहे हैं, ना स्कूल वो जा पा रहे हैं, ना अपनी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ये क्या किया है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा
ये स्कीम एक प्रज्ञाता दिशा निर्देश हर एक कॉलेजेस, हर एक स्कूल्स को क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका प्लान किया जाएगा। प्रज्ञाता में पी जो है आपका वो प्लान को डिनोट करेगा, आर जो है रिव्यू को डिनोट करेगा, ए जो है अरेंजमेंट, किस तरह से अरेंजमेंट की जाए क्लासेस की उसको डिनोट करेगा, गाइडेंस किस तरह से स्टूडेंट को दिया जाए इसको डिनोट किया जाए, फिर किस तरह से स्टूडेंट से वाक संबंध मतलब कि एक तरह से किस तरह से उनसे इंटरेक्शन किया जाए उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। फिर असाइनमेंट यानी कि किस तरह से उनको होमवर्क देना है, फिर होमवर्क की ट्रैकिंग कैसे हो, फिर उनको अप्रिसिएट कैसे किया जाए स्टूडेंट को, इन सब के बारे में गाइडलाइन जो दी गई है उसी को प्रज्ञाता के नाम से जानते हैं। इसे जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? निशंक पोखरियाल जी हैं। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन अगला वन लाइनर हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला वन लाइनर हमारा क्या है? तो अगला वन लाइनर हाल ही में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 18 के मातृत्व मृत्यु दर रही है। ठीक, तो इसका आंसर आइए हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 113 यानी कि 113 जो है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक डाटा पेश किया गया है, जिसके अंतर्गत मातृत्व मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को जो है बताया गया है, जो कि भारत का 113 है यानी कि 113 है। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, 2015 से 17 के बीच यानी कि 2015 से 17 के बीच जो मॉर्टेलिटी रेट थी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि मातृत्व मृत्यु दर जो थी वो 122 थी। ठीक, भारत की। लेकिन अब जो है वो घटकर काफ़ी प्रयासों के बाद, जैसे काफ़ी सारी योजनाएं, मातृत्व वंदना योजना, ये सब की कई सारी योजनाएं चलाई गई, जिसके कारण ये घटकर 113 हो गई है। ठीक, अब MMR होता क्या है? ठीक, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर होती क्या है, इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या यानी कि 1 लाख बच्चों पर 1 लाख बच्चे जितने पैदा होते हैं उस पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जा रही है। ठीक, 1 लाख बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं उसमें कितनी मदर्स की डेथ हो जा रही है, उसी को क्या कहते हैं? MMR के नाम से जानते हैं, या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक डाटा और आपको जानना जरूरी है कि WHO के अनुसार क्या बताया जाता है? WHO के अनुसार ये बताया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के दौरान यानी कि या 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान, या 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जो 42 दिन और एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। ठीक, तो 42 दिन के दौरान जो अगर किसी भी माता की या किसी भी मदर की एक तरह से डेथ हो जाती है बच्चे के जन्म देने के 42 दिन के बाद भी, तो उसे क्या किया जाएगा? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में काउंट किया जाएगा। ठीक, उसे क्या किया जाएगा? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में काउंट किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अब भारत के राज्यों का क्या स्थिति है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो MMR में सबसे अगर उच्च वाले राज्य देखा जाए यानी कि सबसे अधिक मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट किन किन राज्यों का है, तो सबसे पहले पे आपका आता है असम में जो है 1 लाख बच्चों पे क्या है? 215 माताओं की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में भी बहुत ही कंडीशन खराब है, उसमें वहाँ पे 173 जो है एक तरह से MMR है, मतलब कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी स्थिति क्या है? बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश की क्या है डाटा? उत्तर प्रदेश में 197 है। ठीक, कितना है? 197 है। ठीक, फिर इसके बाद निम्न मॉर्टेलिटी रेट यानी कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। ठीक, तो ये जैसे है आपका पहला राज्य है आपका, जैसे कि आप जानते हैं पहले में आपको केरल ही मिलेगा, 43 है यहाँ का यानी 43, और दूसरे में आपका 63 है जो कि आपका तेलंगाना है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा था, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए हम देखते, अगला वन लाइनर आइए देखते हैं। तो अगला वन लाइनर क्या है हमारा कि हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार से जाहेदान को जोड़ने वाली रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत। तो हाल ही में ईरान ने जो है भारत को वो जो है चाबहार
से जाहेदान को जो जोड़ने वाली रेल परियोजना थी उससे जो है बाहर कर दिया है। क्यों बाहर कर दिया है भारत को? इसलिए बाहर कर दिया है क्योंकि भारत जो है वित्त पोषण का कार्य जो है ईरान के लिए नहीं कर रहा था। और इस जो रेलवे मार्ग है, जो कि आप देख ही रहे होंगे, ये चाबहार पोर्ट है, ठीक, ये क्या है, चाबहार पोर्ट है यहाँ पे, जो कि इंडिया द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा था। ठीक, इस चाबहार पोर्ट को जो है एक तरह से जाहेदान से जोड़ा जाना था। ठीक, जाहेदान एक तरह से कहाँ पे है, वो आपका ये ईरान में ही है। यहाँ पे आप मैप में यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं कि जाहेदान की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जाहेदान की यहाँ पे लोकेशन है। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा इंडिया क्या कर रहा था, इस रेलवे प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहा था। ठीक, तो जिसके कारण ईरान ने क्या किया, इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया और खुद ही क्या कर रहा है, खुद ही जो है अपने को खुद ही वित्त पोषित करके इस जो है रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है। अब खुद ही तो करेगा नहीं, चाइना का ही साथ है। ठीक, वो वहीं से करेगा। और यहाँ पे जो है ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा क्या है, झटका है, क्योंकि इस यहाँ पे इंडिया की स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा होना ज़रूरी था। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट था ये सीधा अफ़गानिस्तान के काबुल तक भारत की क्या कर देता, कनेक्टिविटी बना देता है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांडला पोर्ट है और कांडला पोर्ट से सीधे कहाँ पे आते हैं हम लोग, चाबहार पोर्ट पे, जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है। ठीक, फिर इसी तरह से यहाँ पे चाबहार पोर्ट होते हुए कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जाहेदान आ जाते हैं और जाहेदान से होते हुए आप आसानी से अफगानिस्तान में जा सकते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को क्या नहीं हो पा रहा है कि भारत को जो है इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। ठीक, और भी कई मसले थे जिसमें आप भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ संपन्न एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वह अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक पहुंच के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के लिए कार्य करेगा। ठीक, यही मार्ग के लिए भारत जो है कार्य करने वाला था, लेकिन ये मार्ग क्या हो गया, भारत वित्त पोषित ही नहीं कर पाया, तो इस मार्ग से जो है ईरान ने निकाल दिया। ठीक, तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट से भारत जो है निकल गया है। ठीक, आइए अगला वन लाइनर देखते हैं। तो अगला वन लाइनर क्या है हमारा, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर और भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सैबिटशिप अधिकारों को बरकरार रखने किसे जो है सैबिटशिप अधिकारों को बरकरार रखा गया है। ठीक, तो ये है आपका त्रावणकोर के शाही परिवार का जो है आपका सैबिटशिप अधिकार को बरकरार रखा गया है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के। ठीक, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर आप जानते हैं कि बहुत ही रिचेस्ट टेम्पल है इंडिया का, जो कि केरल में है। ठीक, और इसका जो है संरक्षण एक तरह से त्रावणकोर का शाही परिवार किया करता है। ठीक, तो सैबिटशिप अधिकार क्या होते हैं, सैबिटशिप राइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे राइट्स होते हैं जो कि किसी भी शाही घराने को या किसी भी पूर्वज जो कि किसी भी मंदिर या किसी भी प्रॉपर्टी के एक तरह से संरक्षण करते हुए आ रहा है, उसी को ये अधिकार दिए जाते हैं, जिसे हम सैबिटशिप अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हाल ही में त्रावणकोर के जो शाही परिवार था उसी को ये संरक्षण प्रदान ये अधिकार दे दिया गया है कि वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर की पूरी तरह से एक तरह से संरक्षण करे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा टॉपिक, तो भारतीय रेलवे किस वर्ष तक पूर्ण रूप से विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखी है। ठीक, तो भारतीय रेलवे कब तक पूरी तरह से तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में जो है 2030 तक पूरी रेलवे का एक तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है। ठीक, और इस इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, भारतीय रेलवे जो है उसका जो नेट कार्बन इमिशन है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा। ठीक, भारतीय रेलवे का 2030 तक ये भी लक्ष्य है कि भारत का जो रेलवे के द्वारा कार्बन इमिशन किया जाता है वो क्या हो जाए, जीरो कर दिया जाए। ठीक, वो 2030 तक का लक्ष्य है। इसी तरह जो रिलायंस जियो कंपनी है आपकी, उसने भी ये लक्ष्य रखा है कि हम 2035 तक रिलायंस जियो जो है भारत की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो कि 0% कार्बन एमिशन करेगी। ठीक, फिर यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं जो कि भारतीय रेलवे जो है चला रही है। भारतीय रेलवे ने क्या किया है,
भवनों एवं स्टेशनों पर 100% जो है LED प्रकाश की जो है क्या की है, व्यवस्था की है। ठीक, और भारतीय रेलवे ने 63% से अधिक ब्रॉड गेज मार्गों को विद्युतीकरण जो है पूर्ण कर लिया है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और भारतीय रेलवे के ईंधन बोझ को कम करने के लिए यह आरंभ की गई पहले है। भारतीय रेलवे ने अपनी भूमि का उपयोग करते हुए विभिन्न भवनों के छतों पर 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि भारत काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा है, एक तरह से सोलर पावर की एनर्जी में काम कर रहा है। और आप जैसे कि जानते हैं कि भारत में ही क्या है, भारत में ही सौर ऊर्जा का क्या है, हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है। और ये मुख्यालय कहाँ है, ये मुख्यालय है गुरुग्राम में। ठीक, ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में। ठीक, आइए ये आगे एक और वन लाइनर है, इसको भी देख लेते हैं। ECOSOC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में कितने गीगावाट के अक्षय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 450 गीगावाट। तो भारत जो है 2030 तक हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 75वीं वर्षगांठ यानी कि ECOSOC मतलब कि इकोनॉमिक सोशल कम्युनिटी जो UN की बॉडी है एक, उसके अंतर्गत अपना भाषण दे रहे थे और वर्चुअल भाषण हो रहा था उसी के में। तो उसमें उन्होंने बताया कि भारत जो है 2030 तक 450 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। अक्षय ऊर्जा एक तरह से कौन सी ऊर्जा, मतलब कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। ठीक, इस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उपयोग क्या करेगा, भारत करेगा। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि ECOSOC इसका जो गठन है वो किया गया था सन 1945 में, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की जो मेन 6 बॉडीज़ हैं उसमें से एक ये प्रमुख बॉडी है जो कि इकोनॉमी और सोशल वर्क का काम किया करती है। ठीक, फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में आपको और भी चीज़ें गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ शब्दों में कहा कि अब यूनाइटेड नेशंस में ये ज़रूरी हो गया है कि अब उसका एक तरह से क्या किया जाए, रिज्यूमिनेशन किया जाए, मतलब कि एक तरह से उसका पुनरुद्धार किया जाए, फिर से उसको एक तरह से नए सिरे से गठित किया जाए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का गठन कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी के बाद दोबारा इस तरह की युद्ध ना हो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस का क्या हुआ था, एक तरह से गठन किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, पहले जो आप लोग जानते हैं कि पहले जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, फिर जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो है बाइपोलर वर्ल्ड आ गया। बाइपोलर वर्ल्ड में जो है आपका एक तरफ से रसिया था और दूसरी तरफ आपका क्या था, अमेरिका का गुट था। ठीक, फिर उसके बाद क्या आया, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रहा है। क्या है अब मल्टीपोलर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक, तो इस तरह से ये एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। ठीक, मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब कि आप ये हर एक राष्ट्र के पास क्या है, खुद की शक्तियां हैं। ठीक, खुद की क्या है, एक तरह सॉवरेंटी है। ठीक, तो इसलिए अब कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पे नहीं अटैक कर सकता है। ठीक, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी था ये चीज़ बताना आपको। आइए अगला वन लाइनर देखते हैं। तो अगला वन लाइनर क्या है हमारा, तो अगला वन लाइनर है हमारा कि तो अगला वन लाइनर है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोला है, मतलब कि एक नया ट्रेड जो है मार्ग खोला है। ठीक, कौन सा ट्रेड वे क्या किया है, ओपन किया है भारत ने, कौन सा ट्रेड रूट जो है ओपन किया है, किस देश के साथ, तो भूटान के साथ भारत ने जो है अपना एक नया ट्रेड रूट जो है बनाया है। ठीक, तो वो ट्रेड रूट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस ट्रेड रूट का क्या नाम है, उस ट्रेड रूट का नाम है जयगांव। ठीक, जयगांव कहाँ पे है आपका, जयगांव है आपका पश्चिम बंगाल में, जयगांव टू अहले, क्या नाम है, जयगांव टू अहले, AHLLAY। ठीक, जयगांव जो है वो आपका जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अलीपुर द्वार जो आपका सिटी है
वहाँ पे और अहले जो है आपका वो भूटान में पड़ता है, ठीक। और इन्हीं दोनों से होता हुआ जो है एक नया व्यापार मार्ग या ट्रेड रूट जो है खोला गया है भारत और भूटान के बीच, ठीक। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो भारतीय रेलवे ने पहली बार सूखी मिर्च के भारत के बांग्लादेश व गुंटूर के मध्य रेलवे का संचालन किया है, ठीक। तो भारत ने क्या किया है कि ट्रेड को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा मसालों की मांग थी, तो इसलिए बांग्लादेश और गुंटूर के बीच जो है मसालों और सूखी मिर्च का जो है आयात निर्यात करने के लिए ये सुविधा भारतीय रेलवे ने प्रदान की है, ठीक। एक और भी क्वेश्चन था आपका कि नाबार्ड नाबार्ड मतलब नाबार्ड जो है, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, रूरल एग्रीकल्चर बैंक जो है आपका, उसने जो है अपना जो है 35वें बैठक के दौरान जो है 35वें वर्षगांठ के दौरान जो है वो पहली बार डिजिटल चौपाल लगाया है, ठीक। क्या लगाया है? डिजिटल चौपाल नाबार्ड ने पहली बार लगाया है कोरोना वायरस की पेंडेमिक के कारण, ठीक। तो ये था इस हफ्ते का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर करिएगा, ठीक। थैंक यू।